हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारे प्रीवियस सेशन में हमारा पॉइंट जो था टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को कंप्लीट किया था। उसमें हमने टोटल 3 टाइप स्टडी किए थे, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। उसमें हमने देखा था जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करने की कोशिश कर रहा होता है, यानी जब हम फोर्स लगाते हैं और उसमें मोशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, वो मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन लगता है वो था हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमने पढ़ा था कि जब उसमें मोशन स्टार्ट हो चुका है और उसे आपको एक टारगेट पॉइंट तक पहुंचाने के लिए आप उस पर कंटिन्यू जो फोर्स लगा रहे हो, उसके अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा था, उसे हमने कहा था स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और फिर थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था रोलिंग फ्रिक्शन का, यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन में हमने पढ़ा था कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को, मान लो कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा हैवी है, उसको आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है, हैवी बॉक्स है, मुश्किल काम है। फिर हम उसे क्या करते हैं कि हम उसे व्हील्स पर रखते हैं। अगर आप व्हील्स का किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने में यूज कर रहे हो तो वहां आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा। अगर आपको फोर्स कम लगाना पड़ रहा है तो इसका रीजन क्या है कि मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू कम है, यानी कि आपको अगर फोर्स कम लगाना पड़ रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में कम लग रहा है, यानी उस मोशन को जो रोकने वाला फोर्स है उसका वैल्यू कम है, तभी आप फोर्स कम लगा रहे हो और ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है। तो रोलिंग फ्रिक्शन हमने इसे कहा था, यानी जब ऑब्जेक्ट आपका रोल करते हुए दूसरे पॉइंट तक पहुंचता है तो यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में रोलिंग फ्रिक्शन लगता है। फिर हमने देखा था इन तीनों में रिलेशन क्या था कि जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, एक स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रिक्शन है ये, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन का वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन के कंपैरेटिवली कम है, और रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू सबसे कम था, और यानी रोलिंग फ्रिक्शन एक वीकेस्ट फ्रिक्शन फोर्स है। इतना हमने प्रीवियस सेशन तक पढ़ लिया था। और आज हम हमारा एक टॉपिक फ्रिक्शन इन नेसेसरी एविल के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि जो फ्रिक्शन है वो एक नेसेसरी एविल है, यानी नेसेसरी मतलब बहुत जरूरी है और एविल मतलब बुराई भी है। यानी फ्रिक्शन जरूरी क्यों है इसमें, यानी कुछ ऐसे एडवांटेज हैं, हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सी एक्टिविटीज ऐसी करते हैं जिन्हें हम फ्रिक्शन के बिना नहीं कर सकते हैं, तो नेसेसरी हो गया। और एविल क्यों बोला है, क्योंकि बहुत सी कंडीशंस ऐसी है, हमारे डेली लाइफ के बहुत सी एक्टिविटीज ऐसी है जहां फ्रिक्शन हमें लॉस पहुंचाता है, जहां फ्रिक्शन से हमें लॉस होता है, तो वहां कुछ यानी डिसएडवांटेज भी है उसके। तो इस पॉइंट में हम फ्रिक्शन के नेसेसरी एविल जो पॉइंट है इसमें हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो, फ्रिक्शन के बारे में आपको पता है कि मान लो अगर मोशन राइट डायरेक्शन में हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा। यानी फ्रिक्शन क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकने की कोशिश करता है, इतना सबको पता है आपको। तो देखो, फ्रिक्शन इज कॉल्ड ए नेसेसरी एविल एज फ्रिक्शन हैज इट्स एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज आल्सो। यानी हमने इसे नेसेसरी एविल क्यों कहा है, क्योंकि कुछ एडवांटेज भी है और इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। On the soles of shoes, the grooves are present. आपने सबने देखा होगा कि हमारे जो शूज हैं उनके अंदर ग्रूव्स प्रेजेंट होती है। वो ग्रूव्स प्रेजेंट होने का रीजन क्या है, जब शूज के सोल या आपके फुटवेयर के सोल के अंदर जब ग्रूव्स बना दिए जाते हैं तो इसका रीजन क्या है, ग्रूव्स बनाने के कारण उसका सरफेस कैसा हो गया, रफ सरफेस हो गया, और हमारा जो लैंड है, जो जमीन है, उसकी सरफेस भी रफ है। तो क्या होगा, जब हम चलते हैं तो उनमें इंटरलॉकिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। जब इंटरलॉकिंग अच्छे से हो जाएगी तो यानी आपका जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा, यानी कि आप इजीली मतलब चल सकते हैं। फ्रिक्शन ज्यादा होने का बेनिफिट क्या है यहाँ में, ये हम एडवांटेज के पॉइंट में देखेंगे कि आपके शूज में जो ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रूव सोल्स प्रोवाइड इंक्रीज्ड फ्रिक्शन टू द ग्राउंड, क्योंकि इंटरलॉकिंग बहुत टाइटली हो गई तो ग्राउंड पे क्या हो गया, उसका फ्रिक्शन जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया। इंटरलॉकिंग देखो जैसे यहाँ टाइटली है, वैसे ही जिसने ग्राउंड के साथ इंटरलॉकिंग टाइटली कर ली तो अब क्या होगा, आप फ्रिक्शन का वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, रिजल्टिंग इन ए ग्रेटर ग्रिप व्हेन वॉकिंग। जब आप वॉक करते हैं तो जो ग्रिप है वो बहुत टाइटली हो जाता है। बिकॉज द अर्थ हैज फ्रिक्शन, क्योंकि हमारी अर्थ जो है फ्रिक्शन लगा रही है,
आप चलते वक्त क्या करते हो, अपने पाँव से जमीन को पीछे की ओर धक्का देते हो। आप चलते हो, जब आप चल रहे हो तो आपने पाँव, नेक्स्ट पाँव जब रखा, आप इसको जमीन को पीछे की ओर धक्का दोगे, फिर आपका दूसरा पाँव आगे की ओर आता है। तो यानी आप यहाँ क्या कर रहे हो, जमीन को धक्का दे रहे हो, पीछे की साइड आप धक्का दे रहे हो, तो अर्थ क्या करेगी आप पे, आगे की साइड और आगे की साइड की ओर वो एक फोर्स लगाएगी जिसे हम बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। वी कैन वॉक इजिली, जिससे कि हम इजिली वॉक कर सकते हैं। एज ए रिजल्ट फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड इवन इन सिंपल टास्क सच एज वॉकिंग। फ्रिक्शन बहुत रिक्वायर्ड है चलने के लिए। कैसे रिक्वायर्ड है, क्योंकि देखो जब आप चलते हो तो आप क्या करोगे, जमीन को, हमारी अर्थ को पीछे की ओर आप धक्का दोगे। आप जब चलते हो, आप अभी चलकर देख सकते हो कि जब आप चलोगे तो आपने पीछे अपने पांव से जमीन को पीछे की ओर धक्का दिया है। वो धक्का देने के कारण अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, तो आप पर अर्थ क्या कर रही है, एक फोर्स लगा रही है। कहाँ लगा रही है, आगे की ओर। तभी तो आप आगे की ओर आपका पांव बढ़ पा रहा है, तभी तो आप मूव कर पा रहे हो। तो यानी हमारे चलने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज यहाँ फ्रिक्शन फोर्स ना लगाए अर्थ, तो क्या होगा। तो देखो अगर अर्थ फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगाती है तो आपने पीछे के पांव को धक्का दिया, फ्रिक्शन क्या कर रहा है, मोशन को रोक रहा है। अगर फ्रिक्शन, यहाँ मोशन नहीं है, तो जब आप अपने पांव से अर्थ को पीछे की ओर धक्का दे रहे हो तो कंटिन्यू आपका पांव पीछे की ओर जाता जाएगा। अगर फ्रिक्शन एब्सेंट है तो कंटिन्यू आपका पांव पीछे की ओर जाएगा और आप मुंह केवल आगे की ओर गिर जाओगे। तो यहाँ फ्रिक्शन है तभी तो आपका पांव रुक रहा है वहां एक जगह। आपने अर्थ को धक्का दिया, आपका पांव वहां एक जगह स्टॉप हो जाएगा, फिर आप पांव उठा के आगे चलोगे। तो यानी फ्रिक्शन ने किसमें हेल्प की, आपके पांव को फोर्स लगाने के बाद आगे की ओर बढ़ाने में। तो फ्रिक्शन है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे चलने में। क्या चले बिना आप अपनी डेली लाइफ का कोई काम कर सकते हैं? नहीं। हम चलते तो सभी हैं, सभी को जरूरत है चलने की। ऐसे नहीं है कि कोई बैठे बैठे हमारे सारे काम हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो हमारे चलने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है फ्रिक्शन। फिर देखो, मूविंग ऑन ए वेट मडी रूट और ए डैम्प मार्बल फ्लोर इज ए चैलेंजिंग कॉज। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट these surfaces provide relatively little friction to a person's feet। अगर आपको कोई स्मूथ सरफेस पर चलना हो, जैसे मार्बल का सरफेस है या कोई कीचड़ वगैरह वाली, मान लो सड़क पर बहुत ज्यादा कीचड़ है या मान लो फर्श पर ऑयल गिरा हुआ है, वैसी कंडीशन में अगर आपको चलना है तो क्या होगा कि जो आपका जो अर्थ थी, अर्थ यानी जो जमीन का जो फर्श था, जो कि जिसमें इरेगुलरिटीज बहुत ज्यादा प्रेजेंट थी, यानी वो एक रफ सरफेस था और आपके शूज में, आपके फुटवियर्स में ग्रूव्स प्रेजेंट थे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, इंटरलॉकिंग कर लेते थे। लेकिन अब मान लो जमीन पर ऑयल गिरा हुआ है, ऑयल डाला हुआ है, अब आपको अगर उस पर कोई चलने का बोले तो क्या होगा, उस ऑयल ने क्या किया, जमीन और आपके शूज के बीच में एक लेयर बना ली। वो लेयर क्या करेगी, जो ग्रूव्स प्रेजेंट है, जो रफ सरफेस है उसमें जो ग्रूव्स है वहां पर वो ऑयल चला जाएगा। अब ऑयल वहां चला जाएगा, मान लो यहाँ मैंने इंटरलॉकिंग, जैसे मैं फिंगर में फिंगर डाल रही हूँ, उलझ गई, इंटरलॉकिंग हो गई। लेकिन यहाँ पर अगर ऑयल की आ जाए सरफेस, तो क्या आपकी फिंगर एक दूसरे के अंदर जा पाएगी, नहीं जाएगी। ठीक वैसे ही क्या होता है कि हमारी अर्थ की सरफेस और हमारे शूज के बीच में ऑयल ने एक लेयर बना लिया, तो उसके कारण क्या होता है, इंटरलॉकिंग नहीं हो पाएगा, स्मूथ सरफेस हो जाएगा। ये चिकने जब मार्बल पर चलते हैं तो हम स्लिप हो जाते हैं, उनका रीजन क्या है, तो वो भी सरफेस स्मूथ है, उसका भी अगर स्मूथ सरफेस है तो इंटरलॉकिंग नहीं हो पाएगी। इंटरलॉकिंग नहीं होगी तो हमारा फ्रिक्शन डेवलप जनरेट नहीं हो पाएगा। फ्रिक्शन जनरेट नहीं हो पाएगा तो हमारा पांव स्लिप हो जाएगा। देखो फ्रिक्शन हमारी चलने में हेल्प कर रहा है, और अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो फिर हम स्लिप हो जाएंगे। अगर पीछे की ओर जब हम अर्थ को धक्का लगाते फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम पीछे की ओर गिर जाएंगे। कभी कभी आपने देखा होगा केले के छिलके पर जैसे हम पांव रख देते हैं हम आगे की ओर स्लिप हो जाते हैं। अब भाई हम आगे की ओर स्लिप क्यों हुए हैं, क्योंकि फ्रिक्शन तो हमें आगे की ओर ले जा रहा है, तो हम आगे की ओर स्लिप क्यों हुए हैं, क्योंकि जैसे ही आपने वहां पांव रखा ऑयल पर या केले के छिलके पर, मान लो आपने पांव रखा, आपका पांव आगे की ओर स्लिप हो रहा है। इसका रीजन क्या है, स्मूथ सरफेस है दोनों,
स्मूथ सरफेस क्या करेगा, वहां फ्रिक्शन कम जनरेट होगा, फ्रिक्शन कम जनरेट होगा तो आपका पांव जो है उसको आगे बढ़ने के लिए, रोकने के लिए ऐसा कोई फोर्स नहीं है। अब जैसे ही स्मूथ सरफेस पर आपने पाम रखा, केले के छिलके पर मान लो आपका पाम रखा गया, रखते ही क्या होगा, वो स्मूथ सरफेस है, वहां फ्रिक्शन कॉज नहीं होगा। अब आपने पाम यहां रखा, पीछे से उठाया आपने, पाम यहां रखा, केले के छिलका यहां है, आपका पाम आगे की ओर चला जाता है। इसका रीजन क्या है, आपका पाम आगे क्यों जा रहा है, क्योंकि स्मूथ सरफेस है केले के छिलके की। जब उसकी स्मूथ सरफेस से आपने पाम रखा, फ्रिक्शन डेवलप नहीं होगा। अगर यहाँ फ्रिक्शन कोज होगा तो यहाँ वो आपके पाम को आगे से जाने से रोक देगा, लेकिन अब यहाँ फ्रिक्शन नहीं है तो आपका पाम कंटिन्यू आगे जाता जाएगा। फ्रिक्शन के कारण ही हम एक पॉइंट पर रुक पाते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम कभी रुक ही नहीं पाएंगे, हमारा पाम कंटिन्यू आगे की ओर स्लिप होता जाएगा और हम नीचे गिर जाते हैं। तो देखो फ्रिक्शन हमारे चलने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो फ्रिक्शन के क्या क्या एडवांटेज है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, फ्रिक्शन हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ हीट। फ्रिक्शन हीट जनरेट करने में हेल्प करता है। सर्दियों में हम सबको ठंड लगती है, जब हमारे हाथ ठंडे होते हैं हम हाथ को एक दूसरे पर ऐसे रब करते हैं। रब करने का रीजन क्या है, हाथों को आप एक दूसरे पर रब क्यों कर रहे हो, क्योंकि जब हाथ, फ्रिक्शन कब आएगा, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तभी अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन आएगा। तो जब आप अपने हाथों को रब करते हो तो वहां फ्रिक्शन जनरेट होता है, और वो फ्रिक्शन क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, जिससे कि आपके हाथों का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है, यानी आपका हाथ गर्म हो जाता है। तो फ्रिक्शन किस में हेल्प कर रहा है, हीट को जनरेट करने में हमारी हेल्प कर रहा है। सेकेंड पॉइंट देखो, फ्रिक्शन हेल्प्स इन स्टॉपिंग बाइसिकल और एनी व्हीकल बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। जब आप कोई भी व्हीकल चला रहे हो, सपोज साइकिल, कार, ट्रक, बस, जो भी व्हीकल्स है उनको अगर हमें रोकना है तो हम ब्रेक का यूज करते हैं। अब ये ब्रेक हमारी किस में हेल्प करता है, जैसे ही आप ब्रेक का यूज करोगे तो ब्रेक क्या होगा, आपके टायर पे जो स्टील वाला रिम लगा होता है वहां ब्रेक जाकर टच होगा, ब्रेक जो पैड है वो वहां जाकर टच होगी, उस रिम पर टच हो जाएंगे, जिससे कि क्या होगा, आपकी साइकिल रुक जाएगी। यानी यहाँ क्या जनरेट हुआ, यहाँ फ्रिक्शन आया है, फ्रिक्शन ने आपकी साइकिल को रोका। जैसे ही आपने ब्रेक लगाया, साइकिल की रिम जो स्टील वाली रिम है उस पर जाकर आपका ब्रेक लग जाएगा, यानी उसने फ्रिक्शन को जनरेट कर दिया और आपकी साइकिल वहीं रुक जाएगी। और देखो कंटिन्यू अगर आप उन ब्रेक का, आपने देखा होगा जब आपकी साइकिल बहुत पुरानी हो जाती है तो वो ब्रेक जो है पहले के कंपैरेटिवली थोड़ा घिस जाते हैं। उसका रीजन क्या है, ये हमें लॉस हो गया एक, भाई फ्रिक्शन हमें हेल्प कर रहा है व्हीकल को रोकने में, लेकिन साथ के साथ हमारा लॉस क्या हो रहा है कि फ्रिक्शन के कारण जो हमारा ब्रेक है वो थोड़ा घिस जाता है, पुराना होता होता घिस जाता है, क्योंकि उसने क्या किया, जब भी आप ब्रेक लगा रहे हो वो उसको टच हो रहा है, टच होने से उसने उसे रोका तो रगड़ होगी, रगड़ होने से वो धीरे धीरे घिस जाएगा। फिर देखो, नेल्स कैन बी फिक्स्ड इन ए वॉल ड्यू टू फ्रिक्शन। अब नेल्स को हम जब वॉल में फिक्स करते हैं तो वो इजीली हो जाती है, और सपोज अगर एक आपके पास स्मूथ सरफेस है वहां पर आप किसी नेल को फिक्स करना चाह रहे हैं तो क्या वो फिक्स हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारा जो वॉल है उसका सरफेस कैसा है, रफ सरफेस है। रफ सरफेस होने के कारण उसमें जो ग्रूव प्रेजेंट है वहां से नेल का और वॉल की जो रफ सरफेस है उनके बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है, और नेल जो है बहुत इजीली वॉल के अंदर फिक्स हो जाता है। लेकिन स्मूथ सरफेस में इंटरलॉकिंग नहीं हो पाती है, और यानी फ्रिक्शन वहां जो है जनरेट नहीं होगा, और जो नेल है वो उसके अंदर फिक्स नहीं हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, फ्रिक्शन हेल्प्स टू राइड एंड वॉक। फ्रिक्शन वॉक में हेल्प करता है, ये तो हमने देख लिया कि जब आप अर्थ को अपने पांव से पीछे की ओर धक्का लगाते हैं तभी अर्थ क्या करती है, अपोजिट डायरेक्शन में यानी आगे की ओर एक फोर्स लगाती है, तभी आप मूव कर पाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप जब अर्थ को पीछे की ओर धक्का लगा रहे हो तो आप कंटिन्यू, आपका पांव पीछे चला जाएगा और स्लिप हो जाएगा और आप मुंह के बल आगे गिर जाओगे। और यही कंडीशन जब आप केले के छिलके पर पांव रखते हो आपका पांव स्लिप हो जाता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि स्मूथ सरफेस है केले के छिलके की, जैसे ही पांव रखा इंटरलॉकिंग नहीं होगी, इंटरलॉकिंग नहीं होगी तो फ्रिक्शन डेवलप नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं आएगा तो यानी कि आपका पांव आगे की ओर स्लिप हो जाएगा। तो फ्रिक्शन जो हमें चलने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स अर्थ लगा रही है। अब
और देखो लिखने में राइट, यानी जब आप लिखते हो तो इसमें फ्रिक्शन हेल्प कैसे करता है, जब आप अपनी नोटबुक पर पेंसिल से लिखते हो तो क्या होता है, आपकी पेंसिल आपको लिखा हुआ क्यों दिखाई दे रहा है, ब्लैक कलर का दिखाई देता है, वो क्या है, ग्रेफाइट के पार्टिकल्स है। आपकी पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट की एक लीड लगी हुई होती है, सबको पता है। तो वो जो ग्रेफाइट की लीड है, जब आप पेंसिल को शार्प करके उससे लिखते हो तो आपने क्या किया, पेंसिल से जब आप लिख रहे हो और जो आपकी नोटबुक है, अब आप लिख रहे हो तो आपकी जो नोटबुक है उसकी जो पेज है वो, और आपका जो पेंसिल का जो ग्रेफाइट का जो लीड है, उनकी जो सरफेस है वो रफ सरफेस है, उनके बीच में इंटरलॉकिंग होगी, वहां फ्रिक्शन कॉज होगा, वहां फ्रिक्शन जनरेट होगा, जिससे कि वहां पर रगड़ होने से, यानी फ्रिक्शन, जब आप लिख रहे हो ना आपके पेज पर, नोटबुक के किसी पेज पर आप लिख रहे हो तो वहां क्या होगा, रगड़ होगी, यानी वो दोनों आपस में एक दूसरे से रब होंगे तो जो ग्रेफाइट के पार्टिकल्स है वो आपकी नोटबुक पर चिपक जाते हैं और फिर वो आपको आपकी हैंडराइटिंग के रूप में दिख जाता है। ठीक ऐसे ही ब्लैक बोर्ड पर जब टीचर कुछ आपको लिख के बताता है तो आपको दिखाई देता है वो, उसका रीजन क्या है, जब चौक से ब्लैक बोर्ड पर हम लिख रहे होते हैं तो क्या होगा, दोनों सरफेसेस एक दूसरे से रब होगी, चौक में से चौक पार्टिकल निकलकर ब्लैक बोर्ड पर चिपक जाते हैं, वो आपको हैंडराइटिंग की तरह दिखाई दे देता है। फिर देखो, जंपिंग आउट ऑफ एन एरोप्लेन विद ए पैराशूट, जब एरोप्लेन से आप पैराशूट के साथ जंप करते हैं तो भी यहाँ फ्रिक्शन कॉज होता है, कि जब आप एरोप्लेन से पैराशूट के साथ जब मान लो कोई जंप कर रहा है तो जंप करते वक्त स्टार्टिंग में तो उसका जो वेलोसिटी है, स्पीड जो उसकी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्पीड जो है कम हो जाती है, वह अर्थ पर आकर रुक जाता है। तो यानी इसमें स्पीड कम होने का रीजन क्या है, पहले स्पीड कम नहीं होगी लेकिन बाद में उसकी स्पीड कम हो जाती, क्योंकि जो एनवायरनमेंट में जो एयर प्रेजेंट है वो एयर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रही है। वो फोर्स कौन सा है, वो फ्रिक्शनल फोर्स ही तो है। तो वो हमें किसमें हेल्प कर रहा है कि जब आप जंपिंग आउट ऑफ एन एरोप्लेन विद ए पैराशूट, इग्निशन ऑफ मैचस्टिक्स, कि मैचस्टिक का जो इग्निशन है उसमें फ्रिक्शन हेल्प करता है। जैसे ही आप मैचस्टिक को जलाते हो तो आप उसको ऐसे रब करोगे, मैचस्टिक को मैच बॉक्स से जहां पर केमिकल्स लगा हुआ है उससे जब आप उसे रब करोगे तो क्या होगा, वो हीट प्रोड्यूस करता है। तो रब करने से ही वहां हीट प्रोड्यूस होगा और वो हीट क्या करती है, मैचस्टिक पर जो केमिकल्स लगे हुए हैं उनका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ा देगी, इग्निशन टेम्परेचर बढ़ेगा और मैचस्टिक जलना स्टार्ट हो जाएगी। मोशन ऑफ पिस्टन्स को कंट्रोल करेगा फ्रिक्शन, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा फ्रिक्शन, तो पिस्टन की मोशन को ये कंट्रोल करेगा। प्रोवाइड सपोर्ट टू द लैडर अगेंस्ट द वॉल, जब आप वॉल के सहारे कोई सीढ़ी को खड़ा करते हो तो उसमें भी फ्रिक्शन हमारी हेल्प करता है। तो देखो टोटल ये जो एडवांटेज हमने अभी तक जितने भी एडवांटेज पढ़े हैं ये सभी हमारे डेली लाइफ एक्टिविटीज में आते हैं यूज, तो इन सब में फ्रिक्शन हमारी हेल्प करता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम हमारी डेली लाइफ की बहुत सी एक्टिविटीज को नहीं कर पाएंगे। तो फ्रिक्शन के एडवांटेज हमने पढ़े, अब यानी ये नेसेसरी है फ्रिक्शन इन कंडीशन के लिए। अब फ्रिक्शन को हमने एविल बोला, यानी ऐसे कौन से डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन में, देखो उससे पहले हमारा एक क्वेश्चन आता है, व्हाई आर ब्रेक पैड्स यूज्ड इन द ब्रेक सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड साइकिल्स। अभी हमने यहाँ क्या पॉइंट पढ़ा था कि बाइसिकल या कोई भी हमारा व्हीकल है उसको रोकने के लिए हम ब्रेक्स का यूज करते हैं। तो उसका रीजन क्या है, ब्रेक पैड्स आर यूज्ड टू इंप्रूव फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन को बढ़ा देगा। आपकी साइकिल इस डायरेक्शन में मूव करिए लेकिन जैसे ही आपने ब्रेक लगाया तो ये फ्रिक्शन को बढ़ा देगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स को बढ़ा देगा। तो देखो, अलाउइंग द ब्रेक टू ऑपरेट मोर इफेक्टिवली व्हेन वी ड्राइव द कार, जब हम कार को ड्राइव करते हैं, द पैड्स डू नॉट मेक कॉन्टैक्ट विद द व्हील, जो अभी तक जो ब्रेक पैड है वो व्हील के कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन जैसे ही आप ब्रेक को दबाते हो तो क्या होगा, ब्रेक पैड जो है वो व्हील के कांटेक्ट में आ जाएगा। बट व्हेन वी प्रेस द ब्रेक लीवर द पैड्स इंटरप्ट द रिम्स मोशन ड्यू टू फ्रिक्शन एंड द व्हील्स कम टू ए हॉल्ट, यानी जैसे ही ब्रेक लगाओगे ब्रेक्स आपके टायर की जो स्टील वाली जो रिम है उसके कांटेक्ट में आएगा और वो फ्रिक्शन को जनरेट कर देगा और आपकी साइकिल जो है वो रुक जाएगी।
अब देखो डिसएडवांटेज क्या क्या है। देखो सबसे पहले आता है कि जब भी हम कोई आप व्हीकल चला रहे हो तो उसका इंजन गर्म हो जाता है। तो यानी ये क्या कर रहा है, इंजन गर्म हुआ यानी क्या हुआ, आपका फ्यूल जो है उसका यूज ज्यादा हुआ है, फ्यूल यूज ज्यादा हुआ प्लस एनर्जी वेस्ट हुई है। तो जब भी आप फॉर एग्जांपल आप ये भी देख सकते हो कि जब आप मिक्सी का, जैसे मान लो मिक्सर यूज करते हो, आप किसी भी चीज को ग्राइंड कर रहे हो तो हमारा जो मिक्सर का जो जार है वो गर्म हो जाता है। उसका रीजन क्या है कि वो हीट जो प्रोड्यूस कर रहा है वो हीट एनर्जी की तरह वेस्ट हुई है। तो बहुत सी हमारी मशीनरीज ऐसी होती है जो उतने टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाती है, वो उतना ज्यादा टेम्परेचर उनके लिए बहुत लॉस बहुत ज्यादा हार्मफुल कंडीशन प्रोड्यूस कर देता है, जिससे कि हमारी मशीनरीज खराब हो जाती है। तो यानी जो फ्रिक्शन है वो डैमेज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। फिर देखो जब हम चलते हैं, आपने देखा होगा कि आपके शूज वगैरह जो है उनके सॉल में जो ग्रूव स्टार्टिंग में तो अच्छे से प्रेजेंट होती है, लेकिन जब ये पुराने हो जाते हैं तो इनमें जो ग्रूव्स है जो है वो अब नहीं रहती, आपका सोल जो नीचे से बिल्कुल स्मूथ सरफेस वाला हो जाता है। तो यानी ये कुछ ऐसी डिसएडवांटेज है जिसके कारण फ्रिक्शन जो है एक एविल बोला है हमने। देखो क्या आता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, हमने बोला हीट प्रोड्यूस करता है, हाथों को हम गर्म कर लेते हैं, हीट प्रोड्यूस हुई है। तो यानी यहाँ तो एक इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन इसका लॉस कहाँ है, हमें एविल कहाँ है ये, विच में डैमेज मशीन, इसके कारण बहुत सी मशीन डैमेज हो जाए, क्योंकि हीट प्रोड्यूस कर रहा है यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है, ज्यादा टेम्परेचर होगा तो हमारी मशीन जो है वो खराब भी हो सकती है। एंड कॉज द वेस्टेज ऑफ एनर्जी, अगर आपकी मशीनरी गर्म हो रही है तो इसका रीजन क्या है कि वो हीट जो प्रोड्यूस कर रहा है उस हीट के कारण क्या है, जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उस एनर्जी का वेस्टेज हो रहा है। आप व्हीकल चला रहे हो, व्हीकल चलाते वक्त क्या होता है, फ्यूल आप यूज कर रहे हो, वो फ्यूल आपका थोड़ा तो कहाँ यूज होगा, आपके व्हीकल को मूव करने में यूज हो रहा है, उसको चलाने में यूज हो रहा है, और थोड़ा कहाँ वेस्ट हो रहा है, वो आपके इंजन को जो गर्म कर रहा है, जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, वहां भी आपके फ्यूल का वेस्टेज हो रहा है। फिर देखो फ्रिक्शन रिजल्ट्स इन द वियर एंड टियर ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल द मूविंग पार्ट्स ऑफ ए मशीन, मशीन के जो मूविंग पार्ट्स है जब वो कंटिन्यू मूव करते हैं तो वो कुछ टाइम बाद खराब भी हो जाते हैं। द टायर्स ऑफ ए कार, जब आपने देखा होगा कि आप स्टार्टिंग में साइकिल लेकर आते हो, आपकी साइकिल के टायर में ग्रूव्स प्रेजेंट होती है, लेकिन जब आपने काफी टाइम साइकिल को कंटिन्यू चला लिया, फिर आप देखोगे जब साइकिल थोड़ा पुरानी होगी तो उसके ग्रूव्स जो है वो स्मूथ सरफेस में चेंज हो जाते हैं। तो यानी टायर जो है वो पूरा आपका घिस जाता है। अगर टायर घिस गया, स्मूथ सरफेस हो गई, तो यह फ्रिक्शन क्या है, कम डेवलप होगा तो आपकी साइकिल जो है वो स्लिप होने का उसका चांस ज्यादा बढ़ जाता है। तो देखो एंड शूज ऑफ सोल्स ऑफ शूज एंड सो ऑन, फ्रिक्शन रेजिस्ट मोशन, फ्रिक्शन मोशन को भी रोकता है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है मोशन की, तो ये मोशन को रेजिस्ट करेगा। द कॉज ऑफ फॉरेस्ट फायर्स इज द फ्रिक्शन बिटवीन ट्री ब्रांचेस, देखो फॉरेस्ट में जो फायर लगती है, फॉरेस्ट फायर जो है वो भी एक फ्रिक्शन का कॉज है। कैसे, देखो जब तेज हवा चलती है, बहुत तेज हवा चल रही है, जो प्लांट्स है फ्रिक्शन, जो फॉरेस्ट में जो प्लांट्स प्रेजेंट है उनका मान लो कि वो सूखे हुए प्लांट्स है, जब तेज हवा चलेगी प्लांट्स जो हैं, जो बड़े बड़े पेड़ हैं, मान लो सूखे हुए या फिर हरे, उन वो क्या होते हैं, मोस्टली सूखे जो पेड़ है वहां ज्यादा आग लगती है। तो क्योंकि वो जो सूखी जो लीव्स टहनियां, उनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, इसलिए बहुत इजीली आग लग जाती है। तो जब ये तेज हवा चलने के कारण प्लांट एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, जब ये प्लांट एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो एक दूसरे पर ये रब होंगे, इनकी सरफेस एक दूसरे पर रब होगी। तो क्या होगा, जब ये एक दूसरे पर रब होंगे तो फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन आएगा यानी हीट प्रोड्यूस होगा यानी कि जो लीव्स और जो ब्रांचेस है उनका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ गया, इग्निशन टेम्परेचर बढ़ते ही क्या होगा, आग लग जाएगी। कंबशन एंड फ्लेम के चैप्टर में हमने इग्निशन टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था। तो जैसे ही रब हुआ, इग्निशन हीट प्रोड्यूस हुई, इग्निशन टेम्परेचर बढ़ा और आग लग जाती है। तो यानी कौन रिस्पॉन्सिबल है, फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है। फिर देखो प्रोडक्शन ऑफ नॉइस इन मशीन्स ड्यू टू फ्रिक्शन, कुछ मशीन्स जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसमें भी फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंजप्शन ऑफ मोर फ्यूल इन व्हीकल्स, हम बोल रहे हैं कि हमारे व्हीकल्स में मान लो फ्रिक्शन है, आप बार बार ब्रेक कहीं लगा रहे हो, तो
तो उस कंडीशन में फ्यूल ज्यादा यूज होगा। क्यों यूज होगा? क्योंकि आप जब बार बार ब्रेक लगा रहे हो तो वहां फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। आपने व्हीकल चला रहे हो, आप बार बार उसमें ब्रेक लगा रहे हो तो फ्रिक्शन आएगा, उस फ्रिक्शन के कारण ज्यादा फ्यूल यूज होगा। तो मतलब ये जो डिसएडवांटेज है, इन डिसएडवांटेज के कारण ही हम फ्रिक्शन को एक एविल बोल रहे हैं। कुछ एडवांटेज है उसके कारण हम फ्रिक्शन को नेसेसरी बोल रहे हैं। तो ये हमारा जो फ्रिक्शन है नेसेसरी एविल पॉइंट यहाँ कंप्लीट होता है। अब देखो हमारा इसी में नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। आप फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकते हो? देखो फ्रिक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो जहां इंपॉर्टेंट है वहां हम फ्रिक्शन को बढ़ाना चाहेंगे, और जहां हमें फ्रिक्शन के कारण लॉस हो रहा है वहां हम फ्रिक्शन को कम करना चाहेंगे। तो ऐसे कौन से हम टिप्स फॉलो कर सकते हैं जिनके कारण हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं? तो देखो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है यूज ऑफ लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स को क्या होता है, जैसे मान लो आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी मशीनरीज होती है उनमें हम ऑयल देते हैं या ग्रीस, आपने देखा होगा। हम ग्रीस का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि क्या होता है कि जो हमारी मशीनरीज है उसका एक पार्ट दूसरे पार्ट पर जब मूव करता है तो उनमें जो ग्रूव्स प्रेजेंट है उन ग्रूव्स के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है। जब उन ग्रूव्स की, मान लो ये मशीनरी आपकी कोई भी है, इसके अंदर ऐसे ग्रूव्स प्रेजेंट है, मान लो ये आपका कोई भी रिम है और इसके अंदर ऐसे ग्रूव्स प्रेजेंट है, तो क्या होगा, इसके अंदर एक ग्रूव एक रिम आपका यहाँ है, ठीक है। और अब इनके अंदर जब ये मशीन ये पार्ट एक पार्ट दूसरे पार्ट पर जब मूव करेगा तो क्या होगा कि इनके बीच में इंटरलॉकिंग होने का चांस ज्यादा रहेगा, क्योंकि सरफेस कैसा है इनका, रफ सरफेस है। रफ सरफेस है तो इनके बीच में इंटरलॉकिंग हो जाएगी। तो इस इंटरलॉकिंग ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ग्रीस, मान लो यहाँ आपने ग्रीस डाला, जैसे ही आपने इसमें ग्रीस डाला, ग्रीस डालने से क्या होगा, वो ग्रीस या जो ऑयल है उसने यहाँ पर एक लेयर बना ली। लेयर बनाने के कारण इनकी जो रफ सरफेस है, इनकी रफ सरफेस अब कांटेक्ट में नहीं आएगी, इनमें इंटरलॉकिंग नहीं होगा। इंटरलॉकिंग नहीं होगा तो आपकी मशीन जो है वो इजीली चल पाएगी। इजीली चल पाएगी, क्यों चल पाएगी? क्योंकि स्मूथ सरफेस होने के कारण यहाँ पर फ्रिक्शन कॉज नहीं होगा, फ्रिक्शन जनरेट नहीं हो पाएगा। तो लुब्रिकेंट्स क्या कर रहा है, फ्रिक्शन को कम कर रहा है। तो देखो substances like oil or grease polish on the surface or machines to reduce friction। ये फ्रिक्शन को कम कर रहे हैं क्योंकि ये उसकी जो रफ सरफेस है वहां पर जाकर कलेक्ट हो जाता है और वहां पर एक स्मूथ लेयरिंग बना देता है, जिससे कि फ्रिक्शन का जो फ्रिक्शन को ये कम कर देते हैं। एंड द प्रोसेसेस ऑफ अप्लाइंग लुब्रिकेंट्स टू मशीन्स इज नॉन एज लुब्रिकेशन। आप जो लुब्रिकेंट्स का यूज कर रहे हो इस प्रोसेस को हम लुब्रिकेशन कहते हैं। सेकेंड पॉइंट देखो, द यूज ऑफ व्हील आल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। हमने रोलिंग फ्रिक्शन में पढ़ा कि हम व्हील्स का यूज करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाए। फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम व्हील्स का यूज करते हैं, क्योंकि देखो जब आप व्हील्स लगा दोगे तो यानी जो एरिया है वो एरिया कम हो गया। व्हील्स यूज करने से आपका एरिया कम हो गया। एरिया कम हो गया तो जो इंटरलॉकिंग है वो बहुत कम एरिया में होगी। मान लो आपका ये इतना बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है, पहले तो आप इसे किसी सरफेस पर डायरेक्ट ऐसे मूव करवा रहे थे, लेकिन अब आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को किसी व्हील्स पर, ऐसे दो व्हील्स पर आपने रख दिया। अब आप इसे किसी सरफेस पर मूव करवा रहे हैं तो आपको क्या पता चलेगा कि अब जो इंटरलॉकिंग होगी वो सिर्फ इतनी सरफेस के बीच में होगी, सिर्फ इतने पार्ट में इंटरलॉकिंग होगी। पहले कंप्लीट पार्ट में इंटरलॉकिंग थी, अब बहुत कम पार्ट में इंटरलॉकिंग होगी। इंटरलॉकिंग कम पार्ट में होगी तो यानी आप यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कम लगेगा यानी आपको फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा। तो देखो द यूज ऑफ व्हील आल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। व्हील्स का यूज करके भी आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। The streamlined body of an object can reduce friction। अगर streamlined body है, streamlined body का मीन क्या है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की बॉडी ऐसी है, अगर इस तरह की कोई बॉडी है तो इस पर क्या है, जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कम लग रहा है। क्यों कम लग रहा है? क्योंकि इसका जो एरिया है वो बहुत कम है। कम एरिया पर जो फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन, मान लो आपका ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में यहां से कोई फोर्स दूसरा लग रहा है,
तो ये जो फोर्स लग रहा है ये बहुत कम एरिया पर फोर्स लगेगा, तो कम एरिया पर फोर्स लगेगा यानी कि इंटरलॉकिंग जो है वो कम होगी, कम एरिया में होगी। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी भी क्या करती है, हमारे फ्रिक्शन को कम करती है। फिशेज की आपने देखा होगा, फिशेज है या जो हमारे बर्ड्स हैं उनका शेप जो फ्रंट से उनका जहां फेस होता है वहां से उनके ऐसे चोंच प्रेजेंट होते हैं, आपने देखा होगा फिश इसी शेप की तो होती है। तो यहाँ बर्ड्स जो है उनके चोंच प्रेजेंट होते हैं, उनका रीजन, एरोप्लेन भी आगे से इसी शेप का होता है। तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये एरिया को कम कर रहा है, एरिया कम होगा तो जो एयर यहाँ पर जो फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में जो एयर फोर्स लगा रही है वो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि स्ट्रीमलाइन बॉडी अगर है तो फ्रिक्शन का मान वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा। फिर देखो, द यूज ऑफ बॉल बियरिंग्स बिटवीन मशीन पार्ट्स ग्रेटली हेल्प्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन एज रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर बॉल बियरिंग आप यूज कर रहे हो, मैंने कल आप प्रीवियस सेशन में आपको बॉल बियरिंग बताया था, किसमें बताया था, रोलिंग फ्रिक्शन में बताया था कि बॉल बियरिंग का यूज करके हम रोलिंग फ्रिक्शन को जनरेट करते हैं। तो जो बॉल बियरिंग है वो एज ए व्हील है, तो वो क्या करेगा, बॉल बियरिंग फ्रिक्शन को कम करेगा। फ्रिक्शन यानी रोलिंग फ्रिक्शन जो उसके कारण डेवलप होगा, रोलिंग फ्रिक्शन का वीकेस्ट फ्रिक्शन है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कंपैरेटिवली और स्टैटिक फ्रिक्शन के कंपैरेटिवली। तो क्या होगा, बॉल बियरिंग का यूज करके मशीन में हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। स्प्रिंकलिंग पाउडर ऑन ढोलक कैन रिड्यूस फ्रिक्शन। आपने देखा होगा ढोलक बजाते वक्त वहां वो साइड में उसमें पाउडर का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, चलो आपने ढोलक नहीं देखा, आपने कैरम बोर्ड सब लोग खेलते हैं, तो हम कैरम बोर्ड खेलते टाइम उस पर पाउडर को क्यों डालते हैं, पाउडर हम इसलिए डालते हैं ताकि हमारा स्केचर जो है वो तेजली बहुत स्पीडली मूव कर सके, ठीक है। तो वहां उस कंडीशन में हमने पाउडर डाला तो क्या हुआ, जैसे ही आप उस पर खेल रहे हो तो क्या होगा, अपोजिट पाउडर डालने से जो रफ सरफेस है आपके कैरम बोर्ड का, वो रफ सरफेस किससे कवर हो जाएगा, उसमें जो ग्रूव्स प्रेजेंट है वहां कौन चला जाएगा, पाउडर चला जाएगा। सरफेस कैसा हो गया कैरम बोर्ड का, बिल्कुल स्मूथ हो गया। जब कैरम बोर्ड का सरफेस पाउडर ने बिल्कुल स्मूथ कर दिया है तो यानी यहाँ जो फ्रिक्शन जनरेट होगा वो बहुत कम होगा, फ्रिक्शन का वैल्यू कम आ जाएगा। अगर फ्रिक्शन का वैल्यू कम है, फ्रिक्शन का वैल्यू कम है तो यानी कि मोशन जो है वो स्पीडली होगा, तो आप जीत जाते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है पॉलिशिंग सरफेसेस दैट कम इनटू कांटेक्ट विद वन अनदर टू वे टू रिड्यूस फ्रिक्शन। पॉलिश की हुई सरफेस जब कांटेक्ट में आएगी तो उनके बीच में क्या पॉलिश कर दिया, पॉलिश किया हुआ तो रफ सरफेस अब रही नहीं, सरफेस कैसी हो गई, स्मूथ हो गई, तो यहाँ जो फ्रिक्शन जनरेट होगा वो बहुत कम होगा। पॉलिशिंग द सरफेस एलिमिनेट्स इम्परफेक्शन एंड देयरबाय स्मूथ्स द सरफेस। ये पॉलिश जो है वो सरफेस को स्मूथ बना देती है, इसलिए फ्रिक्शन जो है कम वहां डेवलप होगा। तो ये इतने जो पॉइंट्स इनमें हमने देखा कि हम फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। आप लुब्रिकेंट्स का यूज करके फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, व्हील्स जो है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगी, बॉल बियरिंग फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा, क्योंकि बॉल बियरिंग के कारण बॉल बियरिंग अगर मशीन में यूज कर रहे हैं तो वहां पर रोलिंग फ्रिक्शन आएगा और रोलिंग फ्रिक्शन एक वीकेस्ट फ्रिक्शन है। अगर आप कैरम बोर्ड वगैरह या ढोलक वगैरह पर हम पाउडर अगर आप डाल देते हैं तो पाउडर डालने से क्या होगा, उसका रफ सरफेस जब स्मूथ सरफेस में चेंज हो जाएगा और फ्रिक्शन जो है कम हो जाएगा। यानी जब आपको फ्रिक्शन कम करना है तो आपको कुछ ऐसे वेज यूज करने हैं कि आपका जो रफ सरफेस है वो किस में चेंज हो जाना चाहिए, वो आपका रफ सरफेस स्मूथ सरफेस में चेंज हो जाना चाहिए। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपका रफ सरफेस हमेशा स्मूथ सरफेस में चेंज होगा, तभी आप फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वेज टू इंक्रीज फ्रिक्शन। आप फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। भाई फ्रिक्शन कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है तो वहां पर जहां फ्रिक्शन का इंपॉर्टेंट रोल है वहां हम चाहेंगे कि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो देखो फ्रिक्शन को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अंडर सम सर्कमस्टेंसेस देयर इज ए नीड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। कुछ कंडीशन में फ्रिक्शन को इंक्रीज करने की हमें नीड होती है। देखो फर्स्ट पॉइंट आता है मेक सरफेसेस रफर। सरफेस को रफ बनाने के लिए हमें रफ बनाना है तो यानी हमें फ्रिक्शन को बढ़ाना है। देखो द रफनेस ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट कैन बी इनहेंस्ड टू
इंक्रीज फ्रिक्शन। अगर रफ सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगी तो वो फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देगी। तो फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज कर रहे हैं हम, दो रफ सरफेस को कांटेक्ट में लाकर हम इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि जब रफ सरफेस कांटेक्ट में आएगी तो इंटरलॉकिंग टाइटली हो जाएगी। इंटरलॉकिंग टाइटली यानी वो मूव नहीं कर पाएगी। मूव नहीं कर पाएगी तो यानी कि जो अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द मास ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग, जो ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है उस पर अगर आपने मास बढ़ा दिया है तो क्या होगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप कारपेट है जमीन पर लगा हुआ, आप उसको खींच रहे हैं, आप बहुत इजीली खींच पा रहे हैं, और तभी अचानक से आपका भाई आता है उस कारपेट पर बैठ जाता है, तो क्या अब आप कारपेट को इजीली खींच पाएंगे अपनी तरफ, नहीं खींच पाएंगे। क्यों नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि आप कारपेट को, जिस कारपेट को आप अपनी तरफ खींच रहे थे उस पर मास बढ़ गया है, उस पर आपका भाई आकर बैठ गया, तो यानी उसका वेट जो है वो नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है, उसका वेट फोर्स लगा रहा है, तो यानी इंटरलॉकिंग जो है कारपेट और जमीन के बीच में जो इंटरलॉकिंग है वो टाइटली हो जाएगी, और जो आपका कारपेट है वो आप उसे खींच नहीं पाओगे। तो यानी कि अगर जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस पर अगर आपने मास को बढ़ा दिया तो इंटरलॉकिंग टाइटली और फ्रिक्शन का वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है, द ट्रेड्स ए सीरीज ऑफ पैटर्न्स प्रेजेंट ऑन द टायर्स ऑफ कार, बसेस एंड ट्रक्स हेल्प टू इंक्रीज फ्रिक्शन। आपके जो टायर में जो ग्रूव्स प्रेजेंट है, वो ग्रूव्स जब तक प्रेजेंट है तब तक आपका व्हीकल ब्रेक लगाने पर स्लिप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब इसके अंदर ग्रूव्स प्रेजेंट है तो यानी इसमें ये रोड जो है हमारी उसके साथ इंटरलॉकिंग टाइटली कर लेगा। अगर ग्रूव्स प्रेजेंट है तभी इंटरलॉकिंग टाइटली होगी जमीन के साथ, तो इंटरलॉकिंग टाइटली यानी यहाँ फ्रिक्शन का वैल्यू क्या है, हाई है। जहां पर इंटरलॉकिंग टाइटली है हमेशा याद रखना कि वहां पर फ्रिक्शन का वैल्यू ज्यादा होगा। इंटरलॉकिंग टाइटली सिर्फ रफ सरफेस में होगी, तो जब टायर स्टार्टिंग में न्यू है तो उनकी सरफेस रफ है यानी उनमें ग्रूव्स प्रेजेंट है, तो इंटरलॉकिंग टाइटली यानी फ्रिक्शन का वैल्यू ज्यादा होगा, यानी आपका जो साइकिल है वो ब्रेक लगाने पर इजीली स्लिप नहीं होगा। और अगर आपका टायर पुराना हो जाएगा, उसके अंदर ग्रूव्स नहीं रहेंगे, आपका टायर जो बिल्कुल स्मूथ सरफेस में चेंज हो जाएगा, तो वो उसमें क्या है, जब आप ब्रेक लगाओगे तो आपका साइकिल का टायर स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे ही आपने अपने फुटवियर में देखा होगा कि हमारे फुटवियर्स के सॉल जो है जब पुराना हो जाता है तो वो बिल्कुल स्मूथ सरफेस में चेंज हो जाता है, क्योंकि वो घिस जाता है उसका अब वो घिस जाएगा तो उसमें से हम स्लिप होने का चांस रहता है। तो तभी तो हम क्या करते हैं, जब हमारी फुटवियर पुरानी हो जाती है हम उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि हम उससे बार बार स्लिप हो जाते हैं। तो यानी कि फ्रिक्शन जो है यहाँ पर हमें लॉस दे रहा है। तो जो हमारे टायर वगैरह हैं इनमें जब तक ग्रूव्स प्रेजेंट है तब तक हमारी क्योंकि हम सेफ है, उस चीज से हम सेफ है क्योंकि हम स्लिप नहीं हो पा रहे हैं, तो फ्रिक्शन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हीकल्स वगैरह को रोकने के लिए। ठीक है, फिर देखो द ग्रूव्स ऑन द सोल ऑफ शूज, आगे यही पॉइंट अभी मैंने आपको बताया कि सोल में जब तक ग्रूव्स प्रेजेंट है फ्रिक्शन रहेगा और आप स्लिप नहीं होते हो। जब फुटवियर पुरानी हो जाती है हम उसे छोड़ देते हैं क्योंकि अब उसके अंदर ग्रूव्स प्रेजेंट नहीं है और वहां फ्रिक्शन का वैल्यू कम हो गया, फ्रिक्शन कम हो गया तो हम स्लिप हो जाते हैं। समझ में आया इतना? देखो हेल्प्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड प्रोवाइड बेटर ग्रिप टू द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ वो ग्रिप जो है इंटरलॉकिंग जो है उसकी बहुत टाइटली हो जाती है। जैसे ही वो स्मूथ हो गया इंटरलॉकिंग नहीं हो पाएगी, फ्रिक्शन का वैल्यू कम हो जाएगा और हम गिर जाएंगे। फिर देखो द ब्रेक शूज इन ऑटोमोबाइल्स आर यूज्ड टू इंक्रीज फ्रिक्शन, जो ब्रेक्स हैं ऑटोमोबाइल्स में, जब हम साइकिल को रोकते हैं हम ब्रेक का यूज करते हैं, तो ये ब्रेक हमारी किस में हेल्प कर रहा है, ये ब्रेक जो है फ्रिक्शन को बढ़ा रहा है और हमारा व्हीकल रुक रहा है। तो यानी फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि स्मूथ सरफेस हमेशा किस में चेंज होगी, स्मूथ सरफेस चेंज होगी हमेशा रफ सरफेस में। अगर आपको फ्रिक्शन को इंक्रीज करना है तो स्मूथ सरफेस हमेशा रफ सरफेस में चेंज होगी, क्योंकि जो स्मूथ सरफेस में है इसके अंदर इंटरलॉकिंग कम होता है और रफ सरफेस में इंटरलॉकिंग ज्यादा। अगर इंटरलॉकिंग यहाँ कम है तो यहाँ जो फ्रिक्शन कॉज होगा वो फ्रिक्शन कम होगा और यहाँ फ्रिक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। और हमने देखा कि जो हमारा रिड्यूस फ्रिक्शन हमें करना है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी रफ सरफेस है उसको स्मूथ में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि रफ सरफेस में इंटरलॉकिंग कैसी है, ज्यादा है, और जो स्मूथ सरफेस में है इसमें इंटरलॉकिंग कैसी होगी, कम होगी। इंटरलॉकिंग अगर रफ सरफेस में ज्यादा है तो यहाँ फ्रिक्शन क्या है, ज्यादा है।
हमें फ्रिक्शन को कम करना है, तो यानी स्मूथ सरफेस में इंटरलॉकिंग कम है, यानी यहाँ पर फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आपको फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है, रिड्यूस करने के लिए आप रफ सरफेस को स्मूथ सरफेस में चेंज करोगे, और अगर आपको फ्रिक्शन को इंक्रीज करना है तो यहाँ आप स्मूथ सरफेस को रफ सरफेस में चेंज करोगे। तो टोटली हमने यहाँ तक हमारे 2 पॉइंट्स की स्टडी की है, फ्रिक्शन नेसेसरी एवल, जिसमें हमने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ा, और फिर नेक्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है कि हम फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं और कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो इन सब पॉइंट्स की हमने आज स्टडी की है। स्टे हैप्पी, कीप स्टडी, ओके, थैंक यू।